नमस्ते मनोज जी। नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार मनोज जी। नमस्ते सर। आज मार्केट हम देख रहे हैं कि फिर से ऊपर है, तो मार्केट की बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। चलाती हूँ मैं। बजट 2024 नए श्रम कल्याण और रोजगार सूचकांक की योजना। रेमंड इस साल एथनिक वियर ब्रांड एथनिक्स के 100 से अधिक स्टोर जोड़ेगा। सेंसेक्स ने ऐतिहासिक 79,000 अंक को पार किया। निफ्टी ने नया रिकॉर्ड शिखर छुआ। भारत का इथेनॉल उत्पादन धीरे धीरे चीनी से मक्का और चावल की ओर स्थानांतरित हो रहा है। रिलायंस जियो ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 3 जुलाई से अपनी मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाएगी। कंपनी ने लगभग सभी योजनाओं में मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ा दी है। यह लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद जियो द्वारा मोबाइल सेवाओं की दरों में पहली बढ़ोतरी है। सबसे कम रिचार्ज की कीमत बढ़ाकर ₹19 की जा रही है। सेबी ने फिनफ्लुएंसर को नियंत्रित किया। पंजीकृत संस्थाओं को उनके साथ जुड़ने से प्रतिबंधित किया पीटीआई। महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 की 200 के यूनिट की बिक्री दर्ज की। नए रंग विकल्प पेश किए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एनर्जी थीम फंड लॉन्च किया। एनएफओ की तारीख, मुख्य विशेषताएं देखें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ 2 जुलाई से 16 जुलाई तक खुला रहेगा। फंड मुख्य रूप से एनर्जी थीम में निवेश करेगा। इन्फोसिस ने सेबी के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों का निपटारा किया। 25 लाख रुपए का भुगतान करें। इन्फोसिस द्वारा निपटान आवेदन को सेबी की उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति एचपीएसी ने मंजूरी दे दी। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। मनोज जी, स्वागत है आपका। सर, मार्केट के बारे में बताइए। आज ऊपर है मार्केट और हम कई दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की ओर ही है, तो योर कमेंट्स फर्स्ट ऑन द मार्केट। बिल्कुल प्रिया जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद से हम लगातार देख रहे हैं बाजार को कि यहाँ पे नए हाईज जो है मार्केट बनाता हुआ नजर आया है और 24,000 के स्तर जो है वो निफ्टी पार करता हुआ नजर आया है। वहीं अगर जी। सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ भी हमने 79,000 के स्तर जो है वो पार होते हुए देखे हैं। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है मार्केट में बनता हुआ नजर आया है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बजट से लेकर के मार्केट को काफी जो है उम्मीदें हैं और उसी के इनलाइन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में मजबूती देखने को मिल रही है। इस बार की रैली में एक सबसे अच्छी खासियत यह देखने को मिल रही है कि जो हम कह सकते हैं कि जो टॉप जो स्टॉक्स है, जो फ्रंट जो स्टॉक्स है, वहां पे हम अच्छी रैली जो है आते हुए देख रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या आईटी हो या टेलीकॉम हो, सभी जगह वहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे बजट तक जो ये रैली है ये अभी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है और जो फ्रंट रनिंग जो स्टॉक्स है वो आगे भी अच्छा कर सकते हैं। जी। मनोज जी, आज फ्राइडे है, आखिरी दिन है हफ्ते का और महीने का भी, तो नेक्स्ट मंथ जुलाई में क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से? अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो ये जुलाई का महीना थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि यूएस फेड के जो इंस्टेंस है ब्याज दरों को लेकर के, उसके ऊपर यूएस फेड के कमेंट्स आते हुए नजर आएंगे क्योंकि आज शाम को यहाँ काफी अहम डेटा है और वो आगे यहाँ पे ब्याज दरों की रणनीति जो है वो तय करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, यहाँ पे यूके में इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं तो वो भी एक यहाँ पे ग्लोबली मार्केट के ऊपर जो है असर डालता हुआ नजर आएगा। और हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो भी यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी को बढ़ाती हुई नजर आएगी क्योंकि फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे तनाव बढ़ते हुए नजर आया है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जी। काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी और जो जुलाई का महीना है वो थोड़ा वॉलेटिलिटी वाला रह सकता है। जी। कमोडिटी की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अभी देख रहे हैं कि काफी स्टेबल है, तो व्हाट आर द रीजंस?
सोने की अगर बात करें तो यहाँ लगातार 2 महीने हमने तेजी जो है आते हुए देखी थी कीमतों जी। में। और इंटरनेशनल मार्केट में लाइफ टाइम हाइज $2450 के ऊपर सोना निकलते हुए नजर आया था। हम्म। भारतीय बाजारों में भी हमने 75,000 तक के जो स्तर है वो आते हुए देखे थे। और हम्म। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पे जून के महीने में सोने में आती हुई नजर आई। हम्म। उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि यहाँ पे जो महीने की शुरुआत में एक उम्मीद थी मार्केट को कि यूएस फेड की तरफ से 3 रेट कट जो है इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम्म। जो यूएस के डेटा पॉइंट थे वो बेहतर थे, तो यहाँ पे फेड के जो इंस्टेंस है वो हॉकिश रहे, जिसकी उम्मीद मार्केट को नहीं थी। और उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती आते हुए देखी, और यूएस फेड के जो इंस्टेंस है ब्याज दरों को हम्म। लेकर के वो हॉकिश रहे, तो उसके चलते भी यहाँ पे मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। दूसरा यहाँ पे हमने देखा है कि जो जेपनीज येन है उसमें एक बड़ी गिरावट जो है हम्म। आती हुई नजर आई है। और जेपनीज येन डॉलर के सामने 34 ईयर्स के रिकॉर्ड लो पे है। वो भी डॉलर इंडेक्स को मजबूती देता हुआ नजर आया। यूरोप में पॉलिटिकली जो है अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई इलेक्शन के बाद। तो हम्म। ये सारे कारण जो है बनते हुए नजर आए, जिसके चलते हमने सोने में एक मुनाफा वसूली जून के महीने में आते हुए देखी। जी। और अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ सेंट्रल बैंक्स एक्यूमुलेटिंग गोल्ड? सेंट्रल बैंक का जो बाइंग है वो अभी तक ये वर्ष भी बेहतर रहा है, और आगे भी हमारा मानना है कि आने वाले समय में भी सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो बेहतर बनी रहेगी। हम्म। जिस तरह से हम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देख रहे हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ के बाकी जो देश है दुनिया के, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉलर की तरफ से जो रुझान है वो बराबर कम होता हुआ दिख रहा है। तो उसके चलते जो सेंट्रल बैंक्स है वो लगातार सोने में जो है अपनी खरीदारी जारी रखे हुए है। तो हम्म। हमारा मानना है कि ये वर्ष में आगे भी जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो हम्म। बेहतर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी लगातार अनुमान निकल कर आ रहे हैं। तो हम्म। उसके मुताबिक भी ये माना जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है उनकी बाइंग आगे भी बेहतर जो है वो बनी रहेगी। जी। गोल्ड को लेकर आपका फोरकास्ट क्या है? सोने में हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो डेटा हैं, आज सीपी प्राइस इंडेक्स जो नंबर्स आना है वो काफी अहम रहेंगे आगे ब्याज दरों में कटौती के ऊपर यूएस फेड के इंस्टेंस को लेकर के। हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता हुआ नजर आता है, हम्म। तो निश्चित रूप से 2 रेट कट जो है यूएस फेड की तरफ से ये वर्ष में देखने को मिलेंगे। तो हम्म। ओवरऑल यहाँ पे लंबी अवधि का ट्रेंड सोने में अभी भी पॉजिटिव है। और हम कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रक्चरल बुल रन जो है सोने में जारी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे करेक्शंस होते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल लंबी अवधि का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हम्म। हमारा मानना है कि यहाँ पे सोने में इंटरनेशनल मार्केट में $2260 जो है वो जुलाई महीने में काफी अहम सपोर्ट रहेंगे, और ये सपोर्ट्स लेवल होल्ड होते हुए नजर आएंगे। हम्म। वहीं अगर 2350 जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है, हमने देखा है कि प्राइस जो है वो काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 2350 के स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट में। हम्म। तो $2350 के लेवल्स यहाँ पे अगर पार होते हैं तो हम फिर से एक बार कीमतों को 2450 $2500 की तरफ जाते हुए देखेंगे वर्ष के आखिर तक। तो जी। जुलाई में यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है फर्स्ट 15 डेज में देखने को मिल सकता है। हम्म। लेकिन 15 जुलाई ऑनवर्ड जो है फिर एक बार यहाँ पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। और जी। हमारा मानना है कि ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पे आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी। हम्म। निचले स्तरों पर एक अच्छा अक्यूमुलेशन जो है फिर एक बार यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक। तो आप क्या एडवाइस देंगे गोल्ड बायर्स को? आज जो लंबी अवधि के निवेशक है, मैं लगातार कहता आया हूँ प्रिया जी की, जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको सिप के रूप में अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए सोने में, हम्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। ये वर्ष के आखिर तक जो है हम 2550 तक भी यहाँ पे सोने को जाते हुए देखेंगे। वहीं हम्म। अगर अगले 1-2 वर्षों की बात करें तो $3000 तक के स्तर भी इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 78,000 तक के जो स्तर है वर्ष के आखिर तक संभावित है। और हम्म। आने वाले समय में यहाँ पे और भी बढ़ोतरी जो है, अगर लंबी अवधि की बात करें 2 से 3 वर्षों की, तो वो जो है बनी रह सकती है सोने में। तो जी। लंबी अवधि के निवेशक सीप के रूप में निवेश करते रहें। जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के जो निवेशक हैं, अगर यहाँ पे कोई डिप आता है जुलाई के हम्म। फर्स्ट 2 सप्ताह में, और कहीं भी कीमतें अगर अपने सपोर्ट्स लेवल 2260 से $2280 इंटरनेशनल मार्केट और हम्म। भारतीय बाजारों में अगर 70,000 के स्तर के आसपास आती है, तो वो अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। तो हम्म। जो छोटी अवधि के निवेशक है वो भी उस स्तर पर वहां पे
जो है अपनी बाइंग की रणनीति बना सकते हैं। हम्म। छोटी अवधि में अगर 2 से 3 महीने की मैं बात करूं तो $2400, $2450 ये फिर एक बार देखने को मिल सकता है। हम्म। वहीं वर्ष के आखिर तक जो है $2500 के स्तर भी इंटरनेशनल मार्केट में पार हो सकते हैं। हम्म। और भारतीय बाजारों में शॉर्ट टर्म में 73,000, 73,500 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं वर्ष के आखिर तक हमारा मानना है कि 78,000 तक के स्तर भी जो है वापस एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है निचले स्तरों पर एक्यूमुलेट करने की। कोई भी डिप आता है तो जी। वहां पे एक्यूमुलेशन जो है वो जारी रखना चाहिए। आप तो ये गोल्ड रिलेटेड बातें हुई, आगे बढ़ते हैं, ऑयल के बारे में बात करते हैं। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। मनोज जी, मैं जानना चाहूंगा विश्व में जब भी अस्थिरता होती है तो गोल्ड के बाद दूसरी जो कमोडिटी जो सब प्रभावित होती है वो ऑयल है, क्रूड ऑयल। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि जो स्थिरता हो रही है वो कौन से रीजन में हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि जो बड़ा जो टेंशन्स नजर आ रहा है वो आपका एक तो मिडिल ईस्ट में है, दूसरा रशिया यूक्रेन जो है वो वहां पे लगातार तनाव जारी है। मिडिल ईस्ट में काफी सारे कंट्रीज हैं जो ऑयल का उत्पादन करते हैं, और वहां पे अगर कोई भी तनाव होता है तो वो निश्चित रूप से कच्चे तेल की कीमतों पर असर डालता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स निश्चित रूप से यहाँ पे कीमतों पर असर डालते हैं, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कीमतों में आता हुआ नजर आता है, क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन का जो है अंदेशा है वो रहता है, और वो निश्चित रूप से यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करता है। पर मनोज जी, इस बार ऐसा हुआ है कि ऑयल प्राइस में बड़े नैरो रेंज में घूम रहे हो, कोई बड़ा उतार चढ़ाव उठापटक नहीं हुई है। इसके बारे में क्या नहीं, यहाँ कहना है? पे वॉलेटिलिटी काफी है, और हम देख रहे थे कि जो लगातार 2 महीने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी थी, अभी हम देख रहे हैं कि इस महीने में अच्छी रिकवरी कीमतों में देखने को मिली है। और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $74 के नीचे WTI फिसलता हुआ नजर आया था। अभी हम देख रहे हैं कि $81 के ऊपर फिर एक बार कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो जून के महीने में काफी वॉलेटिलिटी रही है, और निचले स्तरों से एक शार्प रिकवरी हम कह सकते हैं वो देखने को मिली है। कीमतों में गिरावट जो आई थी उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि जो चाइना की डिमांड को लेकर के कंसर्न्स थे। दूसरा, यहाँ पे जो मार्केट है वो ओवर सप्लाइड बना हुआ था, और ऐसे में चाइना की तरफ से डिमांड को लेकर के कंसर्न्स थे तो वो कीमतों को प्रभावित कर रहे थे। दूसरा, यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती को लेकर के जो कमेंट्स आ रहे थे वो भी हॉकिश थे, तो उसके चलते कीमतों में एक गिरावट थी। लेकिन हमने ये महीने में बदलाव ये आते हुए देखा कि जो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी मंथ की शुरुआत में, तो उन्होंने अपनी उत्पादन कटौती को आगे बढ़ाया। दूसरा, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते हुए नजर आए। रशिया यूक्रेन के बीच में भी यहाँ पे जो टेंशन है वो भी बढ़ते हुए नजर आए। और ये सारी चीजों के चलते हमने देखा है कि कीमत में फिर एक बार सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए, और WTI की जो कीमत है वो $81 और ब्रेंट की कीमतें इवन $85 के स्तर को भी पार करती हुई नजर आई। तो डिमांड और सप्लाई में क्या कितना अंतर है? जहां तक डिमांड की बात है तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी उनका ये मानना है कि वर्ष 2024 का जो सेकेंड हाफ है वहां पे डिमांड में 2 लाख बैरल प्रतिदिन की जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जो डिमांड है वो 11 लाख बैरल प्रतिदिन से वर्ष 2024 के सेकेंड हाफ में बढ़ सकती है। तो डिमांड यहाँ पे दूसरे हाफ में बेहतर रहेगी, और यहाँ पे ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन कटौती जारी रहती है। और साथ ही यहाँ पे अगर चाइना की तरफ से डिमांड में लेकर के कोई सुधार आता है, क्योंकि चाइना में यहाँ पे जुलाई के मंथ में उनको इकोनॉमी को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और वहां से अगर कुछ राहत जो है चाइनीज इकोनॉमी में आती है तो निश्चित रूप से आगे भी कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे जो सेकेंड हाफ है कच्चे तेल की डिमांड को लेकर के वो काफी उत्साहजनक नजर आता है, जिस तरह से जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स निकल कर आई है उसके अनुसार। और यहाँ पे हमारा मानना है कि चाइनीज डिमांड जो है वो भी बेहतर होती हुई नजर आएगी दूसरे हाफ में। मनोज जी, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? समझो RSI है, MACD है, स्टॉक यहाँ स्पिट है। पे हमने जो मूविंग एवरेज और RSI में यहाँ पे रिवर्सल आते हुए देखा है, और जो अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन रहा है टेक्निकली, अगर मैं चार्ट की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में $84 प्रति बैरल जो है वहां पे एक रेजिस्टेंस कीमतों में बनता हुआ नजर आएगा। और भारतीय बाजारों में 7100 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में प्राइजेस वहां पे एक बार रेजिस्ट कर सकती है। वहीं अगर यहाँ पे फेड की तरफ से भी कोई पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जो इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अगर एस्केलेट होते हैं तो वो आगे भी कीमतों में सपोर्ट करते रहेंगे।
वहीं अगर ऑन द डाउन साइड अगर बात करें तो टेक्निकली चार्ट पे 76.60 जो डॉलर है वो WTI के लिए अब काफी अहम सपोर्ट जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय बाजारों की अगर मैं बात करूं तो 6600 के आसपास यहाँ पे मजबूत सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो हाल फिलहाल में यहाँ पे डाउन साइड जो है वो केप्ड है, और कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी से आती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर के हो, या चाइनीज डिमांड को लेकर के हो, या US फेड के ब्याज दर में कटौती को लेकर के हो, तो वो यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आई। तो आपका फोरकास्ट क्या है और इन्वेस्टर ट्रेडर को क्या सलाह है? यहाँ पे हम लगातार कच्चे तेल में बाइंग का जो है रिकमेंडेशन करते हुए आए हैं। अब प्राइजेस यहाँ पे एक अच्छी बढ़त जो है पिछले 2-3 सप्ताह में दिखा चुके हैं। तो हमारा मानना है कि फ्रेश बाइंग के लिए अब थोड़ा वेट करना चाहिए, और इवन जो लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पे 6680 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को कंटिन्यू होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में 7000 7040 के स्तर अगर भारतीय बाजारों में मिलते हैं तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे कहीं भी 6680 6750 की रेंज अगर मिलती है तो वहां पे करना चाहिए। 6550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। और ये महीने में जुलाई में हमारा मानना है कि 7100 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, और दूसरी कमोडिटीज में कॉपर या सिल्वर, किसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे? बेस मेटल्स यहाँ पे थोड़े लगाड़ रहे हैं, और हमारा मानना है कि यहाँ पे कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो वो बेस मेटल्स को वापस सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। निश्चित रूप से कॉपर में हमने लगभग 11000 के स्तर से $9500 तक के स्तर LME पर फिर से आते हुए देखे हैं, और $9440 पर LME में काफी अहम सपोर्ट है। भारतीय बाजारों में भी 830 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट से, और हमने वो लेवल अभी हाल फिलहाल में होल्ड होते हुए देखे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे कॉपर में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने रहेंगे। जुलाई मंथ में फिर एक रिट्रेसमेंट जो है कीमतों में यहाँ देखने को मिलेगा, और 864 870 ये स्तर भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में $10,000 तक जो है कीमतें फिर एक बार देखने को मिल सकती है। ओवरऑल बेस मेटल पेक में यहाँ पे एल्यूमिनियम काफी बेहतर नजर आता है, और काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमने ये कमोडिटी में देखा है। $2500 LME पर हम देख रहे हैं कि ये कमोडिटी स्ट्रांगली होल्ड कर रही है, और भारतीय बाजारों में भी 228 के स्तर यहाँ पे होल्ड होते हुए नजर आए हैं। तो अगर निवेश के लिहाज से देखें बेस मेटल पैक में, तो जुलाई मंथ में एल्यूमिनियम बेहतर लगता है। यहाँ कोई भी डिप आता है 230 से 224 के रेंजेस में, तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। 218 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे इसमें बाई किया जा सकता है। ऊपर में 240 45 तक के स्तर जुलाई मंथ में देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में वॉल्यूम और स्प्रेड कैसी है? वॉल्यूम अभी यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बेस मेटल पैक की बात करें तो थोड़ा सा जो वॉल्यूम्स कम होते हुए नजर आए हैं जून मंथ में, क्योंकि एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे अब ग्रेजुअली सुधरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कीमतें काफी करेक्ट हो चुकी है ऊपरी स्तरों से। और जहां तक स्प्रेड का सवाल है तो ये कॉन्टेगो में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आगे के महीने अभी भी प्रीमियम पर बने हुए हैं। तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि आगे लंबी अवधि में यहाँ पे गिरावट की संभावना कम है। जी जी। जी। मनोज जी, एनीथिंग एल्स ऑन कमोडिटीज अदर देन गोल्ड सिल्वर ऑयल, आप और कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? मेरा मानना है कि यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन हमने जून महीने में देखा है ओवरऑल। अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो चाहे वो सोना चांदी हो या इंडस्ट्रियल मेटल्स हो, इवन एनर्जी में हमने नेचुरल गैस में अच्छे करेक्शंस होते हुए देखे हैं। हम्म। तो यहाँ पे जुलाई महीने में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, डॉलर इंडेक्स में काफी मूवमेंट है। और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे इस मंथ में US फेड के जो कमेंट्स हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर के वो काफी अहम रहेंगे। तो US फेड के जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर नजर रख के चलना चाहिए। ज्यादा बड़ी गिरावट वर्तमान लेवल से यहाँ पे अब सोना चांदी और इंडस्ट्रियल मेटल्स में नजर नहीं आती है। तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे कोई होल्ड कर रहे हैं निवेशक, तो उनको यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते रहने की सलाह रहेगी। और कोई भी अगर यहाँ पे गिरावट आती है तो निचले स्तरों पर फिर एक बार बाइंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। हमारा मानना है कि जो सेकेंड फोर्टनाइट होगा इस मंथ का, हम्म। उसमें फिर एक अच्छी रिकवरी जो है ओवरऑल कमोडिटी पेक में देखने को मिलेगी। जी। मनोज जी, थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस के लिए, और आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्कार। सेठी सर, आपके कोई कमेंट्स फॉर टुडे? आज एंड ऑफ द वीक है और मार्केट ऊपर रहा आज भी।
तो आपके क्लोजिंग कमेंट्स। नहीं, बस मार्केट ऊपर है और अभी अच्छा लिक्विडिटी भी है जी और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी। और जैसे हम कहते हैं कि सावधानी से इन्वेस्ट कीजिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन एक अपनी तरफ से जांच जरूरी है, इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। तो सेठी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे ठीक है। सोमवार के दिन। नमस्ते। हाँ।